जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लाए हैं किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आज हम लोगों ने स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बिहार सचिवालय से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको स्पार्क हुआ, एडुटेरिया हुआ, उसके बाद प्लेटफॉर्म हुआ, उसके बाद क्राउन हुआ, ये सब तरह के प्रैक्टिस सेट आपको बिहार सचिवालय से संबंधित प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। दोस्तों आप सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बिहार सचिवालय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, लाल हरोबा यानी कि लाई हरोबा का मुख्य उत्सव और लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो लाई हरोबा जो मनाया जाता है वह मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मणिपुर का मुख्य त्यौहार के रूप में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है? तो नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश गुजरात। मध्य प्रदेश गुजरात में नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, यदि आप एक बगीचे की यात्रा करते हैं तो आपको विभिन्न पौधे और जानवर मिलेंगे। ये सभी जीवित जीव एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और उनकी वृद्धि, प्रजनन और अन्य गतिविधियां अजैव घटकों से प्रभावित होती है। तो उद्यान इसका एक उदाहरण है। यानी कि ये जो उद्यान है ये किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि यहाँ जो एक तरह का चिड़ियाघर मान सकते हैं दोस्तों, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक विशेषताओं में हिल स्टेशन मसूरी है? तो हिल स्टेशन मसूरी कहाँ है? तो मसूरी कहाँ है दोस्तों? तो मसूरी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बीच है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बीच या उत्तराखंड में मसूरी पड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं कि मांडो का एक बहु लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है। तो मांडो कहाँ का एक बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है? तो ये सही आंसर हो जाएगा गोवा का। मांडो जो है गोवा का एक बहुत लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठे नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, छठे नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उस क्षेत्र से सही रूप से मेल नहीं खाता है जिसका संबंध ये है? यानी कि मेल नहीं खाता है। तो 6 का जो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी पद यानी पश्चिम भारत से मेल नहीं होता है। छोलिया उत्तर प्रदेश सही है, कुंभी दक्षिण भारत सही है, गोटपुआ पूर्वी भारत सही है, पद यानी पश्चिमी भारत में नहीं होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर एक बार देखें। आपके BSSC सचिवालय के एग्जाम में काफ़ी मदद इस वीडियो से मिलने वाला है। बिहार प्रांत के आरा से प्रांत देवनांक, उसके बाद शाहपुर और उसके बाद मंदर से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है ये पूछ रहा है। तो ये जानकारी जो मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में देवनांग का लेख तथा शाहपुरा का लेख तथा मंदर यानी कि बांका से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है। तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 8वां नंबर जो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि निम्न देशों को उनकी जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सही क्रम जो यहाँ हो रहा है दोस्तों कि सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो चीन का है, उसके बाद भारत का है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है चीन का है, उसके बाद भारत का है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो यहाँ घटते क्रम में सजाना था तो पहला हो जाएगा चीन, भारत, उसके बाद अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। 9 नंबर जो है सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो गोगाबिल झील कटिहार में ये सही है दोस्तों। उसके बाद कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी कि गोगाबिल झील कटिहार में है और कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। दोनों का दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर।
10वां नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि इंडिया गेट को डैश के बाद और डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इंडिया गेट को डैश के बाद और डैश ने डिजाइन किया था, यानी कि किसके बाद और किसने डिजाइन किया था, ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन लुटियस ने इसे तैयार किया था दोस्तों, यानी कि एडविन लुटियस इसका वास्तुकार है इंडिया गेट के। और ये कब बना था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियस नामक वास्तुकार द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अंग्रेजों के शासनकाल में यह बना था। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम के तहत कितने टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? अफवाह, AFWA, अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलियमडन ओपन, अमेरिकन ओपन। ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो पहला क्या होगा? अफवाह याद रखेंगे, AFWA। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से हो गया फ्रेंच ओपन, W से हो गया विलियमडन ओपन, और उसके बाद A से हो गया अमेरिकन ओपन। ये क्रमवार आपको याद रखना, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करें, खिलजी वंश का संबंध किस समय काल से है? तो खिलजी वंश का जो संबंध है दोस्तों, ये पहला दूसरा नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1290 से 1320। खिलजी वंश का जो शासनकाल है 1290 से 1320। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। वंदे मातरम आंदोलन के डैश पूर्व में शुरू किया गया था, या वंदे मातरम आंदोलन किसके पूर्व स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1905 के बंगाल विभाजन 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, इससे पूर्व में वंदे मातरम आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस मुगल सम्राट के पास मिर्जा कामरान नामक एक भाई था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची थी? तो ये 14 का जो सही आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा क्या? हुमायूं। हुमायूं के पास मिर्जा कामरान नामक एक भाई था जिसने उसके खिलाफ, यानी कि हुमायूं के खिलाफ साजिश रची थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय दर्शन के निम्नलिखित विद्यालयों पर विचार करें और उस दर्शन के संस्थापक से सही ढंग से मेल नहीं खाने वाले विकल्पों को पहचानें। तो मेल यहाँ पर नहीं खा रहा है, वही विकल्प को हमें पहचानना है। तो 15 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन कोंड। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि है दोस्तों। न्याय दर्शन गौतम मुनि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन यहाँ पर गलत आंसर हो जाता है दोस्तों, यानी कि 15 का जो सही आंसर होने वाला है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वें नंबर प्रश्न की बात करें कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? तो 16 का यहाँ जो सही आंसर होगा 148, यानी कि CAG कम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल जो है अनुच्छेद 148 है। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत का सदस्य नहीं है? कौन से संगठन भारत का सदस्य नहीं है? तो 17 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा नाटो। नाटो जो है भारत का सदस्य नहीं है। नाटो में कुल सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, तो नाटो में कुल 29 सदस्य देश हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? यानी कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भातृव्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद के बारे में जो गलत है हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सभी भजन पुरुषों द्वारा रचे गए थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा ऋग्वेद के बारे में। ये ऋग्वेद के बारे में जो सब सत्य है उसको देख लेते हैं दोस्तों। ये ऋचाएं विभिन्न देवी देवताओं के प्रशंसा में है, ये सही है। ऋग्वेद के बारे में इसमें 1000 से अधिक सूक्त शामिल हैं, ये भी सही है। ऋचाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी तो ऋग्वेद में, ये भी सही है। सभी भजन पुरुषों द्वारा रचे गए थे, ये ऋग्वेद में नहीं है दोस्तों, सभी भजन पुरुषों द्वारा रचित नहीं थे। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 20वां, निम्नलिखित में से कौन 1773 के विनियमन अधिनियम के
एक विशेषता नहीं है, एक विशेषता नहीं है। नेगेटिव के ऐसा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफ़ी देखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरू की थी। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की स्टार्ट किया था। किसने दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। 21वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपने संस्थापक सह संस्थापक के साथ मेल नहीं खाता है? तो 21 का जो यहाँ सही आंसर नहीं खाता है पूछ रहा है, नहीं खाता है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ओला नीलांजन रॉय, ये सही मेल नहीं खाता है। जबकि पेटीएम का जो सह संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा हैं। इन्फोसिस के नंदन नीलेकनी हैं। विप्रो के अजीम प्रेमजी हैं। इनके संस्थापक से मेल नहीं खाता है। तो 21 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो मेल नहीं खाता है और सब मेल खा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। 22वां नंबर प्रश्न की बात करें, होल्ट मैकेंजी ने डैश की एक नई प्रणाली तैयार की जो वर्ष डैश में लागू की गई। यानी कि होल्ट मैकेंजी ने कैसी प्रणाली स्टार्ट की और वह कब लागू की गई, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, राजस्व। होल्ट मैकेंजी ने राजस्व की एक नई प्रणाली तैयार की और यह 1822 में लागू कर दी गई। तो 22 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता? तो पाकिस्तान से सीमा को साझा कौन सा नहीं करता? सबसे पहले देखते हैं, राजस्थान करता ही है, गुजरात करता ही है, पंजाब करता ही है, हरियाणा नहीं करता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा नहीं करता है। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस के जो नाम से जाना जाता है उसे हिमा दास कहते हैं दोस्तों। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से ही जाना जाता है। हिमा दास किस खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय से संबंधित एग्जाम के लिए डाल दिया गया है, आप जरूर प्रैक्टिस सेट को एक बार विजिट करके जरूर से जरूर देख लें। किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी कि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने की अधिकतम संख्या, ये जो है दोस्तों, इसका कोई शर्त नहीं है। इसका कोई शर्त नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार रह सकता है, वो अनंत बार तक रह सकता है। इसका कोई चर्चा भी नहीं है हमारे संविधान में। 26वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करने वाला जिला कौन सा है? ये बिहार के जिला के बारे में पूछ रहा है, तो ये भागलपुर हो जाएगा दोस्तों। भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं सटता है, जबकि पूर्णिया पश्चिम बंगाल की सीमा से सटता है, कटिहार पश्चिम बंगाल की सीमा से सटता है, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से सटता है दोस्तों। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आत्मकथा नहीं है? कौन सी पुस्तक आत्मकथा नहीं है? तो 27 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा पाथ ऑफ ग्लोरी। पाथ ऑफ ग्लोरी एक आत्मकथा नहीं है। वहीं विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको याद रखना है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। मीन कैंप के लेखक हिटलर हैं। तो ये तीनों आत्मकथा है, जबकि दूसरा नंबर पाथ ऑफ ग्लोरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक आत्मकथा नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पायराइट। पायराइट के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। और पायराइट सर्वाधिक भारत में ही होता है दोस्तों। 29वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? यानी कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवध के बेगम हजरत महल ने। अवध के बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह करने के लिए अवध की ओर से हाथ बढ़ाया था। यानी कि अवध से जो 1857 का युद्ध लड़ने वाले थे अंग्रेज के खिलाफ, वो कौन थी? बेगम हजरत महल। और इसमें जो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा
कब की थी? यानी कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन लागू करने की घोषणा, यानी कि बंगाल विभाजन लागू करने की घोषणा काफ़ी हाईलाइटेड प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है। तो ये 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वें नंबर प्रश्न की बात करें, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के जो नेता थे लाला हरदयाल थे दोस्तों। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वें नंबर प्रश्न की बात करें, 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महाद सत्याग्रह जो आरंभ किया था, ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह आरंभ किया था। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इनको को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार सचिवालय से संबंधित सारे अपडेट आपको मिनट मिनट पर पहुंचते रहे। और बिहार सचिवालय के बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित नहीं है? यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित कौन सा नियम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड पर सुधार पर आधारित था। वहीं पूछे भारत सरकार अधिनियम 1909 कौन था? तो ये मार्ले मिल्टो सुधार पर आधारित था, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वें नंबर प्रश्न की बात करें, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार कब सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ जो 34 का सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1946। 24 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वें नंबर प्रश्न की बात करें, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा सेरिल रेडक्लिफ। सेरिल रेडक्लिफ जो थे वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। चलते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत का अक्षांश विस्तार भारत का अक्षांश विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है हमारा भारत। बात करें 37वें नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो ये 37 का जो सही आंसर हो जाएगा कोयना नदी। कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती, यह जो है महाराष्ट्र की नदी है कोयना नदी। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है ये गारो पहाड़ी है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है मेघालय के पहाड़ी है। गारो पहाड़ी पर ही विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में पड़ती है। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला हो जाएगा मुंगेर। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। 40वें नंबर प्रश्न की बात करें, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सिक्किम में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। बात करें अगले प्रश्न की ओर। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें, इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 41वें नंबर प्रश्न की बात करें, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा कौन सा? बिहार में। बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि जमीन कम है और वासी ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वें नंबर प्रश्न की बात करें, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र बताना है जो पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। तो वो हो जाएगा कौन? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का इलाका है जो पेट्रोलियम से संबंधित है। चलते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। 43वां नंबर जो प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा रूस में। माउंट एल्ब्रस कहाँ है? रूस में। माउंट एल्ब्रस कहाँ है? रूस में। 44वें नंबर प्रश्न की बात करें
कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधीय समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। कानून के समान समानता से संबंधित है, ये कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न की, 45वें नंबर प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है और भाग 4 में आता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके भाग में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वें नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत में अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना है तो नियुक्ति ये कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वही कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन इसमें कौन सा हो जाएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये सही है दोस्तों। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया आप पहले लोकसभा में पेश कर सकते हैं या पहले राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं है। आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। तो ये भी सही है, यहाँ गलत कथन चुनना है। देखते हैं अगला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ये तीसरा जो ऑप्शन है, महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों को 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यहाँ जो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4, यानी कि ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये यहाँ तक गलत है। तो इसका जो 47 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। 48वें नंबर प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे दोस्तों। ये 48 का जो सही आंसर हो जाएगा, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो हिमाचल पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी अवस्थित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अराकू जो है, अराकू पर्वत जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। वहीं करेवास और भागीरथी और काठमांडू, ये सब हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वें नंबर प्रश्न की बात करें, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगी। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्रथम मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही थी और प्रथम राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश से ही थी। तो यहाँ 50 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं 51वें नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर प्रश्न से सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न है। सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न है। हम लोग विज्ञान के प्रश्न देखते हैं, गणित के प्रश्न बाद में करा दिए जाएंगे। 51वें नंबर प्रश्न की बात करें, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रह गति नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये कौन हो जाएगा? केपलर हो जाएगा। ग्रह गति नियम केपलर ने प्रतिपादित किए थे। 52वें नंबर प्रश्न की बात करें, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कब होगा? तो ये 277 डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53वें नंबर प्रश्न की बात करें, किसी बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने के अक्षर उभर जाते हैं। किस बल के कारण पूछ रहा है? किस बल के कारण चौक से लिखने पर ब्लैक बोर्ड पर अक्षर जो हैं उभर आते हैं? तो 53 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल, यानी कि दो असमान चीज के बीच जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, वो आसंजक बल होता है, और दो समान चीजों के बीच लगने वाला बल जो होता है वह ससंजक बल होता है। 54वें नंबर प्रश्न की बात करें, पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह अनंत होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है, क्योंकि जी जो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55वें नंबर प्रश्न की बात करें, 55वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा लगभग कितनी होती है? मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा लगभग कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की अधिकतम जो सीमा होती है 85 डेसिबल। 85 डेसिबल से ज़्यादा करने पर कान पर प्रभाव पड़ने लगते हैं। 56वें नंबर प्रश्न की बात करें, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की जो खोज की थी वह डेमलर ने की थी। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने की थी। 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेमलर ने गैस इंजन की
खोज की थी। चलते हैं 57वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। 57वें नंबर प्रश्न की बात करें, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और पीकॉक ब्लू रंग को अगर मिला दिया जाए तो यह कौन सा रंग बनेगा? तो सफ़ेद रंग बन जाएगा। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बन जाएगा? सफ़ेद रंग बन जाएगा। अगर सभी रंग को मिला, लाल, हरा तथा पीला रंग को अगर मिला दिया जाए तो वह भी सफ़ेद रंग बन जाएगा। 58वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा सत्य है पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? Q बराबर CV। Q बराबर जो CV है दोस्तों, ये सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, यदि 100 वाट की एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये के प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? इसमें क्या करना है दोस्तों, सबको गुना कर देना है और 1000 से भाग कर देना है। सबको गुना करने पर और 1000 से भाग करने पर जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा 7.50 रुपये। 7.50 रुपये। 60वें नंबर प्रश्न की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई है वो टेस्ला है, जिसे टी से भी सूचित करते हैं। चलते हैं 61वें नंबर प्रश्न की ओर। 61वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि होल किससे होते हैं? होल किस में होते हैं? होल किस में होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अर्धचालक में होल होते हैं। अर्धचालक में होल होते हैं। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। 62वां नंबर जो प्रश्न है, 62वें नंबर प्रश्न की बात करें, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों, वह जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो तब चंद्र ग्रहण होता है। याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण की जब भी बात आए तो चंद्रमा को पकड़ लेंगे। सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। वहीं चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। तो बढ़िया से रोक के इसको देख लेना है और याद कर लेना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 63वें नंबर प्रश्न की बात करें, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन होते हैं? तो साबुन के बुलबुले जो हैं किस कारण से रंगीन होते हैं? तो व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन होते हैं। काफ़ी साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है किरण द्वारा दिया गया है दोस्तों, ये काफ़ी मतलब रिपीटेड प्रश्न है, तो इसे हमेशा याद रखना है साइंस के प्रश्न को। 64वें नंबर प्रश्न की बात करें, नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दान किया जाता है, कॉर्निया को दान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेत्रदान में व्यक्ति आंख के कॉर्निया को दान करते हैं। 65वें नंबर प्रश्न की बात करें, घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है। तो घरों में दी जाने वाली जो सप्लाई होती है दोस्तों, 5 से 15 एम्पियर सप्लाई दी जाती है। घरों में जो दी जाती है सप्लाई, 5 से 15 एम्पियर सप्लाई दी जाती है। 66वें नंबर प्रश्न की बात करें, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहे जाते हैं? तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। चलते हैं 67वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है, जो कि बिहार सचिवालय एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? तो चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल का अंतक्षेपण होता है। फार्मिक अम्ल को मेथोनिक अम्ल भी कहा जाता है दोस्तों। चींटी या बिच्छू के डंक पूछे तो फार्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 68वें नंबर प्रश्न की बात करें, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.5 या इससे कम होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.5 या 5.5 से कम होता है दोस्तों। बात करें 69वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, स्मोक किसका संयोजक है? स्मोक जो है किसका संयोजन है? तो 69 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा धुआं और कोहरा। धुआं और कोहरा के मिक्स को स्मोक कहते हैं दोस्तों। स्मोक किसका मिश्रण है? तो धुआं और कोहरा का मिश्रण स्मोक कहलाता है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन है? तो यानी क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? तो पारा को यहाँ क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 71वें नंबर प्रश्न की बात करें, थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कौन सा है? तो थोरियम का जो सबसे बड़ा भंडारक है दोस्तों, वह कौन सा हो जाएगा? भारत। थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा दोस्तों। 72वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो का जो है PDF डाल दिया गया है, वहां से आप मैथ का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स क्या है? तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर
जो है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्स कौन है? तो SiO2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड है। चलते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। 73वां नंबर प्रश्न है, पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 73 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या लगभग 16 है, ठीक है, लगभग की बात करें तो 16 है। 74वें नंबर प्रश्न की बात करें कि लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्थिन के कारण होता है। लाल मिर्च में लाल रंग कैप्थिन के कारण होता है। कॉफ़ी का रंग कैफीन के कारण होता है। चाय में थीन होता है दोस्तों, चाय में थीन होता है। वहीं तंबाकू में निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, ठीक है। तो ये सब भी हमें याद रखना है। 75वें नंबर प्रश्न की बात करें, 2 या 4D क्या है? 2 या 4D क्या है? तो 75 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा एक खरपतवारनाशी है। 2 या 4D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। आज हम लोगों ने देखा किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। अगर इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का PDF प्राप्त हो जाएगा। और इस क्लास का जो अगला पार्ट होगा दोस्तों, क्राउन प्रैक्टिस सेट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।